साथियों, मानव का इतिहास जो है वो सबसे पुरातन इतिहास अगर हम देखें तो हमारे आज भी वो लोक संस्कृति में दिखाई देता है। और दुनिया भर में कहीं भी हम जाए तो आदिवासी लोक साहित्य जो है, लोक कला या लोक संस्कृति, लोक सभ्यता, ये सारी जो है आदिवासी कल्चर जो है उसी में हमें पता चलता है कि उस देश की, उस विभाग की संस्कृति, उस विभाग की सभ्यता कैसी रही होगी। वो आज के साहित्य में दिन-ब-दिन हमें दिखने को मिलता है। जैसे लिखान के क्षेत्र में जो है हमने तरक्की की, अलग-अलग लोगों ने उस पर लिखना शुरू किया, उस पर अध्ययन किया, तब जाकर ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, जो आज भी हमारे समाज को दिशा दे रही है। समाज में ऐसे संशोधक होने चाहिए जिन्होंने अपनी सभ्यता को ढूँढ निकालने के लिए, उस मानव इतिहास को ढूँढ निकालने के लिए प्रयास करने हैं, उसके लिए काम करना है। और ऐसे बहुत से लोग जो है सक्रियता से काम कर रहे हैं और हमें समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतिहास है इस तरह से रहा है। हर एक इतिहासकार का, संशोधनकार का जो काम है वो अपना तरीके से कर रहे हैं और उसे समाज के सामने ला रहे हैं। ऐसे ही हमारे आज की जो संशोधक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन लेकर हमारे सामने आ रही है। तो मैं सर्चलाइट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सर्चलाइट को और बेहतर बनाने के लिए आपकी जो सुझाव है, उसको हम आमंत्रित करते हैं। आज की कड़ी में हम मिलने जा रहे हैं चंद्रपुर से डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय में पढ़ाती है मराठी और मराठी लिटरेचर पढ़ाती है डॉक्टर मृदुला रायपुरे। डॉक्टर मृदुला जी का जो साहित्य संशोधन है वो सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने जो आदिवासी लोक संस्कृति का अध्ययन किया है वो भी साहित्यिकों की नजर से। एक साहित्यिक की नजर क्या होती है उसको लेकर उन्होंने बहुत विश्लेषण किया है और खास करके इन साहित्यिकों में उन्होंने आदिवासी साहित्यिक जो है उनको ही चुना है। तो हम आज की कड़ी में उनका स्वागत करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की सर्चलाइट के कार्यक्रम में और हमें बहुत खुशी हो रही है आपका अध्ययन हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय भीम, जय मूल्यवासी मैडम। और हम जो है खास करके हम सभी जानते हैं कि जो मूल निवासी समाज का जो इतिहास है उसको लेकर बहुत संशोधन होने की जरूरत है। आज भी जो इस देश की मूल निवासी है वो आज भी हम कहते हैं कि उस तरह से उनके पास ना तो कोई सुविधाएं है या फिर हर विकास से वो वंचित है। ऐसे में उनके बारे में अलग-अलग संशोधन बहुत मायने रखते हैं। तो आपके जो संशोधन का टॉपिक है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने विषय का चुनाव किया और क्या जो है आपका विषय किस तरह से है? जी बिल्कुल। मराठी में मेरा संशोधन है और मूल मराठी में मेरा टॉपिक जो है वो ये है की आदिवासी साहित्यातील लोक संस्कृतीचे अध्ययन आणि ते केवळ आदिवासी साहित्यिकांच्या संदर्भात। इसका मतलब ये हुआ कि आदिवासी की जो लोक संस्कृति है वो लोक संस्कृति क्या है, ये देखने के लिए जो आदिवासी ही साहित्यिक है उन्होंने अपने किताबों में, उन्होंने अपने पुस्तकों में, अपने संशोधन में क्या लिखा है लोक संस्कृति के बारे में। तो इस विषय पर मेरा ये संशोधन हुआ है और ये संशोधन चुनने से पहले मैं बहुत सोचती थी कि अलग-अलग विषय में करें। कभी दलित साहित्य मन में आता था, कभी स्त्रीवादी साहित्य मन में आता था। तो एक दिन ये हुआ कि हमारे चंद्रपुर में ही एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस थी। वो कॉन्फ्रेंस में मैं गई, वहाँ मैंने अटेंड किया, तो वो आदिवासी साहित्य के बारे में ही वो कॉन्फ्रेंस थी। तो बड़े-बड़े लोग वहाँ पे आए थे, आदिवासी साहित्यिक, जिनमें नेताजी राजगढ़कर थे और प्रभु राजगढ़कर थे और भी बहुत से लोग थे, जिन्होंने अपने भाषणों में आदिवासियों के बारे में जो कुछ भी बताया, उसका इतना प्रभाव मुझ पे पड़ा, इतना ऐसे लगा कि तभी मैंने सोच लिया कि मैं अगर संशोधन करूँगी, तो आदिवासी साहित्य पे ही करूँगी। और फिर जैसे ही मेरे मार्गदर्शक मुझे मिले, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं आदिवासी साहित्य के बारे में संशोधन करना चाहती हूँ। तो हमने फिर
दोनों ने मिलके कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए, उनमें से फिर एक हमने ये सिलेक्ट किया जो आदिवासी लोक संस्कृति के बारे में था। इसका सर्वांगीण यानी पूरी तरह से हमको अभ्यास करना था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी साहित्यिकों के बारे में। तो ये फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि आदिवासियों के बारे में आदिवासियों ने भी लिखा है और गैर आदिवासियों ने भी लिखा है, लेकिन जी दृष्टिकोण अलग-अलग है ना? दोनों का दृष्टिकोण इतना अलग है कि जैसे अ, जिस जाति में हम जन्मते हैं, उस जाति की जो पीड़ाएँ होती है या फिर कोई दर्द होता है या फिर कोई बेनिफिट भी होता है, तो ये उसी जाति को पता रहता है। दूर से हम उस जाति के बारे में ज़्यादा देर हम डीप नहीं जा सकते, सखोल अभ्यास नहीं कर सकते। तो इसीलिए गैर आदिवासियों ने भी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत कादम्बरी है, उनके ऊपर फ़िल्म्स आए हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि आदिवासियों के बारे में जानना है, उनके लोक संस्कृति के बारे में जानना है, तो गैर आदिवासियों से अच्छा है कि हम आदिवासियों से ही समझे कि उनकी लोक संस्कृति क्या है, कैसी है। तो इसीलिए फिर हमने वो ऐड किया कि सिर्फ आदिवासी साहित्य के बारे में ही हम जाने, ताकि लोगों को भी पता चले कि आदिवासी साहित्यिक अपनी लोक संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, और क्या-क्या अवधारणाएँ उनकी है और क्या-क्या समस्याएँ भी है। तो ये हमारे यानी एक पार्श्वभूमि थी हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार-बार कहा जाता है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, क्योंकि इतिहास जिनके बारे में है, वो लोग अगर उस इतिहास को लिखते हैं, तो वो शायद बहुत महत्वपूर्ण और सही जानकारी सामने लाते हैं। इसी तरह से अगर आदिवासी लिटरेचर के बारे में बात करनी है, लोक संस्कृति के बारे में बात करनी है, तो आदिवासी साहित्यिक जो खुद उस समुदाय से आते हैं, जिन्होंने खुद अध्ययन किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका टॉपिक भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, साथ-साथ मुझे एक तरह से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो है हम देखते हैं कि जब लोक संस्कृति की बात होती है, तो लोक संस्कृति मानव समुदाय की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हुई, इस तरह से कहा जाता है। तो लोक संस्कृति को आप मतलब खास करके आदिवासी लोक संस्कृति को आपने अपने अध्ययन में किस तरह से देखा है? हाँ। तो सबसे पहले तो एक लोक संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगी कि जनरली क्या होता है कि जो ग्रामीण भाग होता है, वहाँ की संस्कृति को लोक संस्कृति बोला जाता है, और जी। आदिवासियों की संस्कृति के बारे में हम बोलते हैं आदिम संस्कृति। तो आदिम और आदिवासी, इसमें फ़र्क तो ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन वो है। आदिम जो है वो अवस्था है, इंसान की एक अवस्था। जब से वो उसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से लेके जो अभी आधुनिकता की ओर वो बढ़ रहा है, तो एक स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ा है। तो एक अवस्था थी उसकी जो आदिम अवस्था थी, वो अवस्था आज भी बहुत से आदिवासियों में दिखाई पड़ती है। तो इसलिए उनकी संस्कृति आदिम संस्कृति है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन मेरे संशोधन में फिर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि आदिम संस्कृति प्लस लोक संस्कृति, इन दोनों को ही पर्यायवाची मैंने लिया है। तो इसमें मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगी कि सिर्फ ग्रामीण लोगों की ही लोक संस्कृति होती है और आदिवासियों की सिर्फ आदिम संस्कृति होती है। तो ऐसा न होते हुए, जब लोक की हम परिभाषा पढ़ते हैं या लोक के बारे में हम जानते हैं, तो लोक की विशिष्टताएँ भी आदिवासियों में हमें दिख पड़ती है। क्योंकि वो आज के आज के अवस्था में वो अभी धीरे-धीरे बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी संस्कृति भी उनमें अंतर्भूत हो रही है। तो इसीलिए मैंने उनकी संस्कृति को आदिम संस्कृति न कहते हुए लोक संस्कृति का ये नाम दिया है। तो बहुत ही अनोखी ऐसी आदिवासियों की लोक संस्कृति या कहिए आदिम संस्कृति है, और ये संस्कृति जो है आज भी उतनी ही लागू होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि आदिवासी मतलब अशिक्षित या फिर उसको कुछ आता-जाता नहीं, वो बहुत ही पिछड़ा है, ऐसा वगैरह हम सोचते हैं। लेकिन जब हम डीपली उनकी लोक संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो हमें ये यानी ज्ञात पड़ता है कि उनकी जो संस्कृति है, वो बहुत ही आधुनिक है, और लिंग भेद
के आधार पर लिंग भेद रहित आधार उनके लोक संस्कृति का है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। थोड़ी मुझे अभी दिक्कत हो रही है हिंदी में बात करने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने मन की बात हिंदी में बोल सकूं। तो जी उनकी जो लोक संस्कृति है वो एक तो सबसे पहले नैसर्गिक यानी प्राकृतिक लोक संस्कृति, मतलब अपने आप वो विकसित हुई है निसर्ग के साथ आते आते। कोई भी उनके आदिवासियों के जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कृत्रिम रीत्या वहां पे आई हो। जिस तरह से वो जो वातावरण में वो रहे हैं, नैसर्गिक वातावरण में वो रहे हैं, वो वातावरण का पूरा इम्पैक्ट उनके लोक संस्कृति पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही नेताजी राजकड़कर ने कहा था कि हमने कभी किसी वस्तुओं का संग्रह नहीं किया, हमारे घर में मटका नहीं था। हम जब भी हमको यानी प्यास लगती थी तो हम नदी में जाते थे और नदी का ही पानी पी लेते थे, यानी कोई भी चीज संग्रहित करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती थी। कब? जब जंगल उनका था। लेकिन जी जैसे ही अंग्रेजों के अलग अलग नियमों के वजह से उनको जंगल छोड़ना पड़ा, तो धीरे धीरे उनकी समस्याएं और बढ़ी, क्योंकि वहां से उनका विस्थापन हुआ लेकिन पुनर्स्थापन उनका कहीं नहीं हो सका। ये बड़े दुख की बात थी। तो ये हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत आज पड़ती है कि इतने हजारों सालों से ये आदिवासी जंगलों में रहते थे, कभी भी जंगलों का ह्रास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आदिवासियों को वहां से निकाला गया, ये कहकर कि वो जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तभी से जंगल नष्ट हो रहे हैं। सोचने की वाली बात है कि जंगलों को बनाने वाले, उनका संवर्धन करने वाले लोग ही उनके ऊपर वो आरोप करके वहां से निकाला गया है। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे जंगल नष्ट हो रहे हैं। और ये आधुनिक जो इंसान है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद की कुछ कमाई के लिए वो पूरा निसर्ग को पूरा बदल रहे हैं, मतलब निसर्ग का पूरा नाश कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम फिर से आदिवासी लोक संस्कृति की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे जीते थे, वो किस तरह से पेड़ पौधों की सुरक्षा करते थे। उनके भगवान भी पेड़ पौधे हैं, उनके भगवान पूरे निसर्ग का एक एक घटक है, पानी हो चाहे जानवर हो, झाड़ हो, ये सब उनके भगवान हैं। उतना ही वो जंगल से लेते हैं जितना उनको जरूरत होती है जीने के लिए, उसके अलावा वो कुछ भी अधिक नहीं लेते। तो ये सब समझने के लिए उनकी लोक संस्कृति बहुत ही काम में आएंगी। इसके साथ ही वो उनका और जंगली जानवरों का जो रिश्ता है, वो रिश्ता भी हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ, चंद्रपुर के एरिया में, यहाँ पे बाघों का बाघ देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो बाघ जो है अपना इलाका ढूंढते ढूंढते वो अभी यानी मानवीय जीवन के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया है। अभी जी वो हमारे घर में नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली तो हम उनके घर में अतिक्रमण कर चुके हैं, तो ये बात तो अलग है। लेकिन फिर भी अभी ये एक संघर्ष शुरू हो गया है और इससे भी हमें निपटना है, क्योंकि उनको तो हम खत्म नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए। लेकिन फिर ये जो हमारा रिलेशन है, ये बहुत पुराना है। ये संबंध जो है हमारा, जब हमारी उत्पत्ति हुई जंगल में, तभी से इन सभी जानवरों से हमारा रिलेशन आया है। लेकिन हम वो रिलेशन, हम वो संबंध भूल चुके हैं। इतनी आधुनिकता, इतनी यांत्रिकता में हम लिप्त है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हर जानवर से, हर पशु पक्षी से, हर एक पेड़ से हमारा नाता है। तो ये नाता अगर हमको समझना है तो हमें आदिवासी लोक संस्कृति का अभ्यास करना ही पड़ेगा। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और वो है उनकी यानी उन्होंने जो तैयार किया हुआ जो साहित्य है, वो साहित्य को पढ़ के हम उनकी लोक संस्कृति बहुत ज्यादा तरीके से हम जान भी सकते हैं।
जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर हम आदिवासी लोक संस्कृति को देखते हैं, तो वहाँ पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री-पुरुष समानता एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज की भाषा में बोले तो स्त्री-पुरुष समानता देखी जाती है। दूसरा जो है निसर्ग के साथ जो उनका रिलेशन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उन्होंने जब वो जंगल में थे, तो जंगल सुरक्षित थे और वो खुद भी सुरक्षित थे। लेकिन जंगल से उनको यहाँ से खदेड़ा गया तो जंगल भी असुरक्षित हो गए और वो खुद आदिवासी भी असुरक्षित हो गए। ये आपके अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमें यहाँ पर आपने शेयर किया है। एक जो बात है अगर हम आप जो बोल रहे हैं कि लोक संस्कृति उनकी समझने की ज़रूरत है। तो लोक संस्कृति का आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के इसमें किस तरह से उसे हम समझ सकते हैं कि मानवीय जो संस्कृति है या सभ्यता है वही आदिवासी की लोक संस्कृति जो है वो एक है। ये किस तरह से उसे आज के परिप्रेक्ष्य से कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि जागतिकीकरण जब से शुरू हुआ तब से यानी ये जागतिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आर्थिक क्षेत्र में है, लेकिन उसका जी, परिणाम मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में पड़ा। तो संस्कृति ऐसी चीज है कि हम इंसान या हमारे मानव की वो आइडेंटिटी है। अगर संस्कृति नहीं है तो मानव मानव नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हर एक की अपनी संस्कृति है, आदिवासियों की अपनी संस्कृति है और पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो हम हमें जो कोई भी संस्कृति मिलती है वो प्रथमतः आदिवासियों की ही संस्कृति है। हमारे पूर्वज भी आदिवासी ही थे और सभी के पूर्वज जितने भी बहुजन समाज जितने भी मूल निवासी लोग हैं उनके सब जो पूर्वज है वो अर्थात आदिवासी और आदिम अवस्था से ही आए हुए हैं। तो इसकी कुछ झलक हमें आज भी मिलती है। हम जो भी कोई अगर कोई कोई त्योहार मनाते हैं, कोई हमारे घर में कोई रूढ़ी परंपरा है, कोई रिचुअल है, तो इसका जो बेस है, इसका जो मूल है, वो आदिवासी संस्कृति में ही हमको दिखाई पड़ता है। तो ये हमें जानने से पहले बहुत ज़रूरी होती है कि ये आदिवासी जो लोक संस्कृति है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसे कि उसकी जो डोर है, वो डोर आज भी हमारे साथ है। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि आज इंसान इतना आगे बढ़ गया है कि वो अभी खुद को जो नॉर्मल इंसान है, वो खुद को ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आदिवासी जो है, वो मेरा ही भाई है। उसकी समस्या मेरी समस्या है। उसकी जो वेदना है वो मेरी वेदना है, ये वो भूल चुका है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पे घाला हो गया ना। हमारे जी, संविधान में जब हम जब पढ़ते हैं या फिर हमारे संविधान में हम ये सोचते हैं कि हमें बंधुत्वता आनी चाहिए, हमें ब्रदरहुडली एक साथ रहना चाहिए क्योंकि सभी लोग जो है, भारत के सभी लोग जो है वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बांधव हैं। हम जब ऐसा बोलते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं होता है, हमें एक्चुअली में वो अपनी कृति में लाना होता है। तो ये लाने के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आज मैं चाहे मुझे अब सुविधा मिल रही है, मैं शहर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो संबंध है वो एक आदिवासी से कई सालों से है। तो उनकी संस्कृति में अगर हम झांक के देखें तो आज हमें पता चलता है कि सब सब यानी उसी तरीके से नहीं लेकिन कुछ थोड़ी बदल कर वही संस्कृति हम आज भी चला रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति आ रही है, जो हमारे इंसान की आइडेंटिटी है, इसका जो मूल है वो आदिवासियों में हमें मिलता है। तो इसीलिए हम आदिवासी लोक संस्कृति को ज्यादा मायने दे रहे हैं ताकि हम खुद को न भूल सके। तो ये जागतिकीकरण जब से हुआ 1992 बोलो या फिर 94 के ये जो पीरियड था, ये पीरियड में जब भी भारत में जागतिकीकरण की शुरुआत हुई, तब मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ भारत में आई। पहले तो बहुत से नियम थे, वो नियमों को थोड़ा शिथिल किया गया और फिर वो कंपनीज आई। तो तो हमें ऐसा लग रहा था यानी लगा यानी और कई अंश में वो सही भी है कि
आर्थिक परिस्थिति में बहुत बदलाव आया, बहुत से अवसर मिले, ये सब ठीक है, यानी कमाई करने के अवसर वगैरह मिले, लेकिन हुआ ये कि हर चीज की एक अच्छी बाजू होती है और एक निगेटिव भी एक बाजू होती है। तो अच्छा तो हुआ होगा, लेकिन जो निगेटिव बाजू में क्या हुआ कि बहुत से जो बोलियां है, लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेजेस खत्म हो गई पूरे विश्व स्तर पे। तो लैंग्वेजेस खत्म होने का मतलब ये होता है, हम क्यों इतना ये जो भाषा का अभ्यास करते हैं वो क्यों बोलते हैं कि लैंग्वेज खत्म नहीं होनी चाहिए, कोई बोली खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है, हमारे ज्ञान का स्रोत ये भाषा है। अगर हम खुद की भाषा भूल गए तो दूसरी भाषा भी हमें नहीं आएंगी, क्योंकि दूसरी भाषा भी हम सीख रहे हैं अपनी भाषा के माध्यम से। तो हम अगर हमारी भाषा भूल रहे हैं, मतलब हम ज्ञान भूल रहे हैं, मतलब हम खुद को भूल रहे हैं, हमारी खुद की संस्कृति हम समाप्त कर रहे हैं, तो ये एक मानवीय जीवन को खतरा है। तो ये खतरा जान के हम फिर से यानी उठ रहे हैं कि ये ऐसा न हो, ये भाषाएं जो है, ये बोलियां जो है, डायलेक्ट्स जो है, वो खत्म ना हो, इसलिए हम कुछ न कुछ प्रयत्न कर रहे हैं जानबूझ के, यानी और शासन लेवल पे भी ये हो रहा है। जैसे मराठी भाषा के बारे में भी इस तरह की बातें हो रही है कि उसका संवर्धन होना चाहिए, उसकी वजह से व्यवहार में वो आनी चाहिए, बच्चों में वो समझनी चाहिए, वो बोली या फिर वो भाषा नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो संस्कृति और भाषा के बारे में जागतिकीकरण जब से आया है, तब से धीरे धीरे एक तरह का क्या बोलते हैं उसे सपाटीकरण आया है, यानी सबका एक ही तरीका, सबका बिहेव करने का एक ही तरीका, सबका भाषा का एक ही तरीका। तो इससे हुआ क्या है कि लोग पहचानने में नहीं आ रहे हैं कि कौन क्या है। सिर्फ खाने की बात करें तो देखिए, कुछ सालों पहले हम देखते थे कि हमें यानी समोसे या फिर भजिया ये सब हमें अच्छा लगता था। आज हमें ये अच्छा नहीं लगता, आज हमें पिज्जा चाहिए होता है, आज हमें नूडल्स चाहिए होते हैं। तो ये जो है ये बात तब आती है जब हमारा लुट रहा होता है, यानी इसको हम अभी अगर किसी लिटरेरी भाषा में बोले तो इसे देशीवाद कहते हैं। यानी जब कभी भी देशीवाद सब में होता है, लेकिन वो तभी बाहर आता है या फिर तभी हम देशीवाद के बारे में बात कर सकते हैं जब विदेशी आक्रमण होता है। जब कोई बाहर का इंसान आता है या फिर अपनी विचारधाराएं हम पे थोपने की कोशिश करता है, तब हम हमारा कुछ अपना है ये दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे हम देशीवाद कहते हैं। तो ये देशीवाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर देशीवाद न हो तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और कोई इंसान नहीं चाहेगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो, क्योंकि इंसान का जीवन ही वो अस्तित्व के लिए होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। तो हमारा अस्तित्व होना चाहिए, इसके लिए फिर ये भाषाएं हो या संस्कृतियां हो, ये सब हमारे साथ हमारी अपनी होनी चाहिए। इसके लिए हमें वो आदिवासी लोक संस्कृति का जतन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसी संस्कृति से आज की हमारी संस्कृति बनी है। जी बहुत जरूरी है कि एक चीज, जब ग्लोबलाइजेशन की बात चली तो सब एक तरह से सब लोग ग्लोबल हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हमें हमारे आसपास मिलती है। अगर हम गांव में भी जाए तो बात करें तो जैसे अभी मैडम बता रही हैं कि वहां पर भी बच्चे समोसे के लिए तो नूडल्स की बात करते हैं, यहाँ के पराठों की बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी पिज्जा चाहिए होता है। ये बहुत और एक तरह से वो बदलाव एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत घातक भी है। रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अगर हम रिजल्ट देखें तो 10वीं में मराठी भाषा में सीखने वाले बच्चे जो मराठी माध्यम बोलते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो मराठी में फेल होते हैं। ऐसे भी रिजल्ट सामने आए जो बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे कवर कर लेते हैं। तो ये दिक्कत, जबकि वो मराठी भाषक होते हैं, यानी वो होते भी मराठी भाषक है, हाँ, फिर भी वो फेल हो रहे हैं। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो लोक संस्कृति है, उसे हमने जीवित रखना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए।
ये विषय भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने पूरा जो है इतिहास का संदर्भ लेके लेते हुए आप बात कर रही हैं। तो आपके जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी रही है, जो संशोधन पद्धति रही है, वो किस तरह से रही और उसके क्या संदर्भ रहे, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, तो ऐसा है कि भाषा का जब हम संशोधन भाषा के क्षेत्र में जब हम संशोधन करते हैं, तो हमारी ये जो अभ्यास पद्धति होती है, संशोधन पद्धति जो होती है, वो ऐतिहासिक रूप से हम लेते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से इसका मतलब ये होता है कि जो पहले हमारे पहले जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ साहित्य निर्मित की हुई है, तो उसी साहित्य का संदर्भ लेके हम करते हैं। ये थोड़ा-सा फ़र्क मैं बताना चाहूँगी जैसे अभी समाजशास्त्र में और अभी ये मराठी में। अगर समाजशास्त्र में आदिवासी आता है, तो उसका संशोधन अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर साहित्य में आदिवासी आता है, तो फिर वो साहित्य का अभ्यास करना पड़ता है। तो हमसे पहले किन-किन लोगों ने आदिवासियों के बारे में साहित्य लिखा है, ये देखना होता है। उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक संशोधन पद्धति। तो ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके का और ज़्यादा हमें डीपली जाना होता है, तो फिर हम एक्चुअल उनका उनके समाज में जाके उनके लोक संस्कृति को देख के फिर वो तुलनात्मक वो जो है कि साहित्य में लिखा है वो बराबर है या एक्चुअल में आदिवासी जो जी रहा है वो बराबर है। इनकी जो तुलनात्मक जो हम अध्ययन करते हैं, वो फिर वहाँ पे आता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो भाषा का जो अभ्यास करने वाले जो लोग हैं, वो ऐतिहासिक पद्धति को इसलिए चुना जाता है कि वो लिखित जो पहले किताबें हैं या फिर कोई भी लिखित लिटरेचर जो है या फिर मौखिक भी हो सकता है, तो वो लिटरेचर को ही उसको उसको जाँच-पड़ताल करके अपना संशोधन वो आगे बढ़ाता है। तो ये ऐतिहासिक पद्धति जो है, वो हम ज़्यादातर भाषा वाले लोग अपनाते हैं। तो मेरा संशोधन भी इसी बेस पे था कि जो आदिवासी साहित्यिक हैं उन्होंने कहा यानी क्या-क्या लिखा है। मैंने कुछ चुनिंदा आदिवासी साहित्यिक लिए हैं। सभी जी, आदिवासी साहित्यिक नहीं लिए हैं। कुछ खास लोग हैं जिनको मैंने अपने संशोधन में लिया है और उनके ही साहित्य का मैंने अभ्यास किया है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत वास्ट होता है और हमें संशोधन करने के लिए कुछ लिमिटेशंस लेने पड़ते हैं, वो मर्यादाएँ होती है। तो मेरे संशोधन की मर्यादा यही रही है कि मैंने कुछ चुनिंदा आदिवासी साहित्यिक लिए हैं, जिनका साहित्य का अभ्यास मैंने किया है ऐतिहासिक संशोधन पद्धति को लेकर और उनके साहित्य को पूरा देख के ये मैंने यानी निष्कर्ष निकाला है कि उनकी लोक संस्कृति उनके साहित्य में कितनी आई है तो कैसे आई है और अगर नहीं आई है तो उसके क्या कारण है वगैरह ये सब मैंने अपने संशोधन में अपना अभ्यास विषय करके चुना जी। है। ये साहित्यिकों की बात कर रही हैं तो मतलब अगर हम देखें तो साहित्य के बारे में, तो यहाँ पर कौन से कालखंड में खास करके आदिवासी साहित्यिकों ने लिखना शुरू किया और उनके साहित्य में जिस तरह से आप बोल रही कि लोक संस्कृति का अध्ययन आया है, तो वो किस तरह से? इसे थोड़ा-सा विस्तार से अगर आप बता पाएँ तो हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो अ, आदिवासी साहित्य की अभी मराठी आदिवासी जो साहित्यिक है, उसके बारे में ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो महाराष्ट्र में आदिवासी साहित्य की शुरुआत जो हुई, तो उसके पहले दलित साहित्य की शुरुआत हुई। वो कालखंड था 1960 का। उससे पहले क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने जो जो महाविद्यालय की स्थापना की औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की तो वहां पे जो पिछड़ा वर्ग था वो उनको पढ़ने के लिए उन्होंने वो महाविद्यालय स्थापित किया था और पहली बार जब पदवी होने के बाद में जो पदवी समारंभ होता है ना कन्वोकेशन जो होता है
जब जी, डिग्रियां दी जाती है। अभी तो खैर हम बीए वगैरह करते हैं, तो वो इतना नॉर्मल हो गया है कि अभी उस तरह का समारंभ नहीं होता है। लेकिन तब वो शुरुआत थी, तो जैसे ही वो पदवी समारंभ था, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब को रखा गया। तो उस कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी बातें अपने पीढ़ी को, जो नई अभी शिक्षित हुई है उन पीढ़ी को बताई, जिसमें से ये साहित्य निर्मिति के बारे में बात थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अभी आप तो लिखना शुरू कर दिए, यानी आपको अभी अभी तक तो लिखना पढ़ना ये सब चीजें अपने हाथ में नहीं थी, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आप लिख चुके, पढ़ चुके हो, तो अभी अब यहाँ पे मत रुको। अभी जो भी अनुभव आपने लिए हैं, जो भी जीवन आपका अब तक का रहा है, वो वो लिखना शुरू कर दो। तो ये जैसे ही ये प्रेरणा थी, ये शाब्दिक प्रेरणा जो वो अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर बाबा साहब ने दी थी, वही प्रेरणा लेके फिर दलितों ने, अभी दलित ये शब्द कहना उचित नहीं होगा, अम्बेडकरी समाज के जो लोग थे, जी, वो उन लोगों ने वो प्रेरणा लेके उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। तो अर्थात सबसे पहले उन्होंने कविताएं की, क्योंकि कविता में क्या होता है, छोटे शब्द और बड़ा आशय होता है। वक्त कम कम वक्त में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, तो इसलिए पहले उन्होंने कविताएं लिखी। और जैसे ही वो कविताएं, फिर आत्मकथन, ये सब आने लगा, यहाँ के प्रस्थापित जो साहित्यिक लोग थे, उनकी यानी क्या बोलते हैं उनको, यानी बहुत ही अलग लगा कि ये कैसा जीवन है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे भी ऐसे भी कोई जीता है क्या? देखो, अब हम एक तरफ बोलते हैं, मराठी में ऐसी कहावत है कि जो देखे जो न देखे रवि तो देखे कवि, ऐसा हम मराठी में बोलते हैं। मतलब जो सूरज नहीं देख सकता, वो कवि देख सकता है। कवि का मतलब जी, साहित्य कवि, यहाँ पे सिर्फ कविता करने वाला नहीं, तो साहित्यिक देख सकता है। तो पहले जो प्रस्थापित साहित्यिक थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे कि हमारे ही समाज का एक जो कटा हुआ हिस्सा है, वो कैसे जीता है, वो कैसे रह रहा है। तो वो लोग प्रश्न उठाने लगे कि ऐसे भी कोई जीता है क्या, ऐसे भी जीवन होता है क्या। तो सोचो कि कैसे यानी एक तरफा साहित्य निर्माण होता होगा तब। और वैसे भी पहले जो मराठी साहित्य निर्माण होता था, वो भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर ही ज्यादातर होता था। इंसान का कहीं नामो निशान वहां पे नहीं आता था। हम संत साहित्य पढ़े, प्राचीन साहित्य पढ़े, मध्ययुगीन साहित्य पढ़े, हमें वही दिखाई देता है। इंसान को सबसे पहले साहित्य में अर्वाचीन काल में हम देखते हैं कि फुले, हमारे फुले साहब है, या फिर और भी अन्य जो लोग हैं, जहाँ अगरकर और लोकितवादी हम बोलते हैं, उन्होंने वो इंसान के बारे में, मानव के बारे में लिखना शुरू किया अपने साहित्य में। नहीं तो उसके पहले भगवान ही थे, जो कि यानी अस्तित्व उनका है नहीं है, हम कुछ यानी कह नहीं सकते। किसी कोई बोल नहीं सकता कि भगवान है तो उसके बारे में लिखो, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। वो पूरे 100% वो काल्पनिक साहित्य था। जबकि साहित्य ये समाज का आईना होता है, और समाज का ही प्रतिबिंब साहित्य में पढ़ना होता है। तो ये धागा जो है, ये धागा वो अम्बेडकरी साहित्यिकों ने 1960 के दशक में लिया, और तब से उन्होंने अपना साहित्य शुरू शुरू किया लिखना। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ा। यानी सबसे पहली बार बलूत जो बोलते हैं हम, दया पवार का आत्मकथन है, ये बलूत अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके, भाषांतरित होके वो अमेरिका में पहुंचा। नहीं तो उसके पहले तो बाहर के ही साहित्य यहाँ पे मराठी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखे जाते थे, प्रकाशित किए जाते थे और पुरस्कार लिए जाते थे। यानी वहां की पूरी पार्श्वभूमि होती थी, और सिर्फ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके भाषांतरित या रूपांतरित करके यहाँ पे साहित्य लिखते थे। लेकिन जो अम्बेडकरवादी साहित्य जब से शुरू हुआ, तब से यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, यहाँ की संस्कृति कैसी है, ये सही मायने में साहित्य में उजागर होने लगा। तो ये देख के बाकी के लोग भी जो है,
वो लिखने लगे, जिसमें आता है ग्रामीण साहित्य। ग्रामीण समाज के लोग लिखने लगे, अरे हमारी भी तो समस्याएं हैं, हम भी साहित्य में हमारी समस्या रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। स्त्रीवादी साहित्य आया, क्योंकि स्त्रियों के अपने खुद के प्रश्न हैं, चाहे वो स्त्री किसी उच्च वर्णीय के घर में आई हुई है, या फिर किसी ग्रामीण जीवन में, या फिर किसी आदिवासी में, वो स्त्रियों के भी प्रश्न टोटली अलग है, तो उनका भी साहित्य आने लगा। वो प्रेरणा थी अम्बेडकरवादी साहित्य की। तो इसी तरह से आदिवासी साहित्य भी आया है। उसके बाद में भी मुस्लिम साहित्य, ख्रिस्ती साहित्य, मराठी साहित्य, मुस्लिम मराठी साहित्य, ख्रिस्ती मराठी साहित्य, और फिर भटके और विमुक्त जो आदिवासी से और थोड़े अलग है, उनका भी साहित्य आने लगा। और बहुत से साहित्य जो है, जनवादी साहित्य है, ये सब साहित्य की निर्मिति अम्बेडकरवादी साहित्य के बाद में ही आई हुई है, तो वो प्रेरणा है। तो आदिवासी साहित्य की शुरुआत ये अम्बेडकरवादी साहित्य जो 1960 से उसकी शुरुआत हुई है, ऐसा हम सोचते हैं, उसके बाद से वो शुरू हुआ है। तो वो आदिवासी साहित्य में भी उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि उनका तो ऐसे कोई जो प्रस्थापित मंच था, वो तो जगह देने से रहे, वो उनको बुलाने जी से रहे। हाँ, तो इसीलिए वो खुद का अपना स्टेज खड़ा करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना साहित्य यहाँ पे शुरू किया लिखना। और आदिवासी साहित्य भी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक जो भी पिछड़ा वर्ग है, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, हर एक का भी, जातिवादी से लेके तो प्रदेशवादी तक, हम जो साहित्य देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर एक स्तर पे अलग अलग समस्या है, अलग अलग दुख है। मुझे भी ये प्रश्न पूछा गया था कि दलित साहित्य हो और आदिवासी साहित्य, ये एक समान है क्या, इनके दुख एक जैसे हैं क्या? तो इसका उत्तर भी सही यानी यही है कि भले ही दोनों पिछड़े हैं, दोनों यानी बहिष्कृत है, लेकिन फिर भी उन दोनों का दुख अलग है, उनकी वेदना अलग है, उनका अनुभव अलग है। तो इसलिए जब हम एक तरफ दलित साहित्य या अम्बेडकरवादी साहित्य पढ़ते हैं, तो उसकी जो हमें अनुभूति होती है वो अलग होती है, और अगर हम आदिवासी साहित्य पढ़ते हैं तो उसकी अनुभूति अलग होती है, और उसके परे जाके हम भटकों का साहित्य पढ़ते हैं तो उसकी अनुभूति भी अलग तरीके की होती है। तो ये अलग अलग जीवन, जनजीवन जी जो है, ये साहित्य में आता है। और इसीलिए साहित्य पढ़ना, हम साहित्य से रिलेटेड हो या ना हो, हर एक लोगों ने साहित्य को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो इंसान को सही मायने में इंसान बनाता है, साहित्य। इसलिए साहित्य को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ही सोच में हमारे वो फर्क पड़ सकता है, पड़ता है। तो इसलिए जब कभी भी हम आदिवासी साहित्य को पढ़ेंगे, तब हमें ध्यान में आएगा कि आदिवासियों का जीवन कैसा है और उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। जी, बहुत ही ज़रूरी है कि हमने पढ़ना चाहिए, अलग-अलग तरह का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसे हमने पढ़ना चाहिए। आप जब बात कर रहे थे कि शुरुआत में आपने बताया कि आदिवासी जो है निसर्ग पूजक, निसर्ग को मानने वाले और स्त्री-पुरुष समानता भी उनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आदिवासी साहित्यकों की नज़र से अगर हम देखें तो लोक संस्कृति में, आदिवासी लोक संस्कृति में स्त्रियों का क्या स्थान है, उनके तरफ देखने का नज़रिया किस तरह से है? क्या आपने विशेषता उसमें पाई है, वो भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आदिवासी स्त्री जो है, वो तो एक यानी अपने आप में एक अध्ययन का विषय है, क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासियों में जो कोई एक प्रस्थापित समाज में जो रूढ़ी परंपराएं हैं और स्त्रियों के बारे में लेकर जो दृष्टिकोण है, ये हमें आदिवासियों में नहीं दिखाई पड़ता। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं, उन पे बलात्कार होता है, तो वो जो है, वो आदिवासियों में, उनमें उनमें कम है। आदिवासी स्त्रियों पे अगर बलात्कार हो रहा है, तो वो बाहर के लोग कर रहे हैं। आदिवासियों में स्त्रियों को केवल लैंगिक उपभोग की चीज नहीं समझा जाता। पारंपरिक जो आदिवासी हैं, उनमें, क्योंकि उनमें वो समानताएं हैं।
उल्टा मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके समाज में अगर लड़की जन्म लेती है तो वो ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लड़की जो है वो घर का काम करती है, बाहर का भी काम करती है, मगर इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्यादा उत्पादन देने वाली एक यानी इंसान है, वो ज्यादा हमें फायदा करके देती है। तो इसीलिए दहेज जो है, जो दहेज बोलते हैं, वो दहेज लेने की पद्धत भी कैसे है कि आदिवासियों में कि लड़का लड़के के तरफ से जो है वो लड़कियों के माँ बाप को दिया जाता है कि हम आपकी बेटी लेके जा रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान हम ये कुछ चीजें देके या फिर पैसा देके, जो भी विनिमय की चीजें पहले थी और आज है, उस हिसाब से वो उनको दिया जाता है और फिर उनकी लड़की अपने घर लेके आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों को एक अच्छा दर्जा मिला है। लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा और ये कहना चाहूँगी कि ये तब होता था जब आदिवासी जो है वो प्रस्थापित समाज से ज़्यादा जुड़ के नहीं थे। लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। 2018 में मैंने जैसे अभी बोला कि स्त्री भ्रूण हत्या हो या ऐसी चीजें हमें आदिवासियों में नहीं दिखती है, लेकिन दुर्दैव की बात है कि आजकल हमें ये चीज आदिवासियों में दिखने लगी है। 2018 में एक गढ़चिरौली के एक औरत ने बेटी जन्मी है यानी पोती जन्मी है करके उस पोती को उस औरत ने मार डाला था। तो ये भी बहुत ही चिंतन का विषय है कि जो समाज औरत को इतना ज्यादा मानता था, इतना महत्वपूर्ण मानता था, आज वो समाज भी बाकी के लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, बाकी के संस्कृति के इन्फ्लुएंस में आके अपने औरतों को मार रहा है, लड़कियों को मार रहा है, या फिर उनमें जो भी आदिवासी स्त्री के संदर्भ में जो भी यानी क्राइम हो रहा है, तो वो हमें रोक नहीं पा रहे हैं समाज के लोग, क्योंकि उनमें जो वो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव बहुत गलत तरीके से आ रहा है। तो ये भी अभी प्रबोधन का विषय होना चाहिए आदिवासियों में कि ये न हो। तो बहुत से आदिवासी जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो इसके बारे में काम कर रहे हैं। नागपुर के भी जो डॉक्टर तुमराम सर है या फिर उनकी पूरी टीम जो है, जो इधर चंद्रपुर में भी कार्यरत है, सुनील कुमरे सर है, तो ये सब लोग जो है और अपने-अपने तरीके से उषा किरण अतरम मैडम है, इन्होंने भी अपने तरीके से अपने-अपने यानी इलाके में अपने-अपने तौर तरीके से ये काम करना शुरू कर दिया है, प्रबोधन का और समाज जागृति का काम करना शुरू कर दिया है। तो जब भी हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं या फिर उनकी औरतों के बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत ही देखा जा सकता है कि बहुत ही मेहनती उनकी स्त्रियाँ होती हैं। जैसे उनको ये पारंपरिक ये परिभाषा नहीं लागू होती है कि स्त्री जो है वो बहुत ही कोमल है, अबला है, ऐसा हम उनके बारे में नहीं सोच सकते। हमने देखा है कि झलकारी देवी भी जो है वो उन्होंने कैसे जंगली जानवर के साथ मुठभेड़ की और जानवर को मार दिया उन्होंने। तो इतनी शक्ति जो है वो आदिवासी स्त्री में है। तो ये जो शक्ति है, ये आदि माय की शक्ति जो हम बोलते हैं कि हम मातृसत्ता से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, वो हम आदि माय को मानते हैं। तो ये आदि माय जो है वो सर्वशक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो संसार की निर्माता है, वो सृजनशील है, वो नए पीढ़ी को वो जन्म ही नहीं देती बल्कि उसको पूरा संवारती है, उसका जीवन पूरा उभारती है। तो ये जो आदि माय है, तो इसका रूप हमें आदिवासी स्त्री में दिखाई पड़ता है। बस अभी दृष्टिकोण लोगों का बदल चुका है करके ये बदलना अभी ज़रूरी हो गया है। खास करके मैं बहुजन समाज के लोगों से तो ये हमेशा अपील करना चाहती हूँ कि हम जो अपना इतिहास जो भूल रहे हैं और हमारे दुश्मनों का, हमारे प्रतिस्पर्धी का जो इतिहास हम ज़्यादा ज्ञात रखना चाहते हैं, उनकी संस्कृति हम एडॉप्ट कर रहे हैं, इसके वजह से उनका फ़ायदा हो रहा है और हमारा
पूरा का पूरा नुकसान हो रहा है, हमारी पूरी आइडेंटिटी जो है वो पूरी बर्बाद हो रही है। हम भूल चुके हैं कि हम मातृसत्ताक हैं और हमें एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो घर की स्त्री हो या बाहर की स्त्री हो, कोई भी स्त्री जो है वो आदि माई का रूप होती है। ये हम बहुजन समाज के लोग ज्यादातर भूल चुके हैं। इसीलिए स्त्रियों के ज्यादा हम देखते हैं कि बहुजन समाज की स्त्री पे ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और यानी प्रस्थापित समाज उच्च वर्णीय लोग तो बहुजन स्त्रियों पे, आदिवासी स्त्रियों पे अत्याचार कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ बहुजन समाज के भी पुरुष उन पे अत्याचार कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से उन पे जो हो रहे हमले हैं, ये अगर रोकने हैं तो हमें पीछे जाना होगा, पीछे झांक के देखना होगा, हमारा इतिहास देखना होगा कि हम क्या थे, हम किस तरह से स्त्रियों का सम्मान करते थे, स्त्रियों के राज्यों के लिए हम काम करते थे। तो ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये देखने का एक मार्ग या फिर एक रास्ता हम कहेंगे कि आदिवासी साहित्य से जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी हम आदिवासियों को पढ़ते हैं या फिर उनका अध्ययन करते हैं, तो ये उनकी लोक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताओं को देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनमें कुछ कुछ रिचुअल्स ऐसे भी है कि जिसमें स्त्री को थोड़ा दुय्यम समझा जाता है, लेकिन वो अपवादात्मक आते हैं और ज्यादातर उनमें यानी अगर परिश्रम के बारे में हो या फिर घर के बारे में हो, यानी कुटुंब से लेकर हम देखते हैं तो उनमें किसी भी तरह का लिंग भेदभाव हम नहीं देख सकते, उनमें नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये हमें समझनी चाहिए, क्योंकि कुटुंब को, चाहे वो कुटुंब ग्रामीण भाग का हो, आदिवासी का हो या शहरी हो या फिर ग्लोबल हो, कोई भी कुटुंब को खड़ा करने का काम जो है वो अधिकतर स्त्री करती है। तो स्त्री को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जो समाज पुरुष प्रधान हो वो समाज में तो स्त्री को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे समाज में जो पुरुष थे, महापुरुष ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, तो वो थे जिनमें हम डॉक्टर बाबा साहब का नाम ले सकते हैं, महात्मा फुले का, राष्ट्रपिता फुले का नाम ले सकते हैं, शाहू महाराज का नाम ले सकते हैं, शिवाजी महाराज का नाम ले सकते हैं और बहुत से लोग हैं। किन किन का नाम बताए, बहुत लोग हैं। तो इन सबका नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पुरुष प्रधान संस्कृति में पैदा हुए लोग होकर भी वो स्त्री प्रधान विचारधारा के थे, स्त्रियों के बारे में सोचते थे। तो ये सोच जो है वो आज सार्वजनिक होनी चाहिए। ये सोच सार्वजनिक होने के लिए हमें जो इतिहास का अभ्यास करना होता है, वो ऐतिहासिक अभ्यास जो है हम आदिवासियों के माध्यम से कर सकते हैं, उनके लिटरेचर के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यही एक खास बात मुझे मेरे संशोधन में ध्यान में आई कि जब कभी भी आदिवासी लोक संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं या फिर आदिवासी स्त्रियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको साहित्य जब पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, ये एक आदर्श संस्कृति है जो हर एक इंसान ने एडॉप्ट करनी चाहिए। जी, बहुत ही जरूरी है। हर महिला आदि माय का रूप है, अगर वो माने तो, समझे तो, वो इतिहास को जाने तो। लेकिन वो उलझी है धार्मिक कर्म कांडों में जो उसके लिए बनाए गए हैं, उसको गुलाम बनाए रखने के लिए। इसलिए वो मंदिरों में चक्कर काटती रहती है और बाकी जो मूर्तियों में जो देवी देवताएं हैं उनकी उपासना करती है। खुद का जो असली रूप है, वो जो आदिमाय का रूप है, वो उसको भूल गई है। जो अगर निसर्ग की पूजा करती और वो आदिमाय को समझती तो शायद आज जो महिलाओं की स्थिति है वो नहीं होती। एक जो बात हम आपसे करना चाहेंगे कि ये भारत के इतिहास के बारे में हर बार यही कहा जाता है कि यहाँ का इतिहास जो है तो समतावादी और विषमतावादी जो तत्व है उनके एक तरह से उनके बीच का संघर्ष है। बाद में आर्य के आक्रमण के वक्त कहा जाता है, मतलब उस वक्त का इतिहास देखें तो आर्य का इतिहास कहा जाता है, उनके संघर्ष का। और बाद में जो है बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के जो संघर्ष है, मतलब समतावादी और विषमतावादी, तो उसका तो ये आदिवासी लोक संस्कृति में इसका अगर जिक्र आता है तो किस तरह से है और किस तरह से आदिवासियों का जो मतलब लोक संस्कृति के हिसाब से देखें तो यहाँ का जो संघर्ष है तो वो किस तरह से दिखाई देता है?
मैंने आदिवासी साहित्य जब पढ़ा, जब मेरा संशोधन शुरू हुआ और मैंने पढ़ना शुरू किया और कुछ आदिवासी साहित्यिकों से मैंने बातचीत भी की, उनसे जाके मिली भी हूँ मैं। तो वो यही उनके मन में यही मलाल ज़्यादातर दिखाई देता है कि एक ज़माने में हम राजा थे, राज्यकर्ता थे, फिर आज हम तो ऐसे यानी भिखारी बन गए हैं, अभी खाने के तक के हम में लाले हैं। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये वो आदिवासी साहित्यिक भी सोच रहे हैं और उनके लिखान का मुख्य विषय तो यही है, यानी लोक संस्कृति की तरफ वो आज के इसमें कम ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने ज्यादातर इतिहास को ही खोदा है। तो हम अगर पीछे देखें, इतिहास को देखें, तो हमें ये सहज हमें ध्यान में आता है। देखिए 1920 में नियर अबाउट 1920 में ये जो मोहनजोदारो और हड़प्पा का जो है वो उत्खनन हुआ है और तभी हमें पता चला कि जब मैक्स मुल्लर जैसे विदेशी लोग भी उस उत्खनन में शामिल थे, भारत के लोग भी थे, लेकिन हमें पता है कि भारत के लोगों में विषमतावाद इतना फैला हुआ है कि वो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करते हैं, करते आ रहे हैं और कर भी चुके हैं और हमेशा करते हैं। तो और हम वो मानते भी हैं। तो ये हमारा थोड़ा-सा यानी अज्ञान यहाँ पे दिखता है। तो बड़े-बड़े संशोधकों ने, देशी विदेशी संशोधकों ने जब वो हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन किया, मोहनजोदारो संस्कृति का अध्ययन किया, तब जाके ये एक बात सामने आई कि या भारत देश में रहने वाले जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। उसके पहले तक ये फैलाया गया कि ये जो आर्यों की टोली, जो वैदिक लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं और ये बहुजन लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए ये वैदिक लोग जितना देंगे, जैसा रखेंगे, वैसा लो, वैसे रहो। ऐसी वो एक यानी थ्योरी उन लोगों ने बना के रखी थी, जिस थ्योरी पे पूरा समाज चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये संशोधन हुआ और तब के वो पूरे जो यानी जो क्या बोलते हैं उसे, वो ढांचे मिले, वो तब हजारों 5,500 वर्ष पूर्व के लोगों के, तो उनका पूरा डीएनए चेक किया गया। फिर एतद्देशीय लोगों का डीएनए चेक किया गया। तब जाके पता चला कि यहाँ के बहुजन समाज के लोगों के ही वो पूर्वज थे। यानी मतलब ये कि हम जो है बहुजन समाज के लोग, वो यहाँ के मूल निवासी है और वो जो वैदिक लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये भूमि हमारी है, हम भूदेव है, तो वो बाहर से आए हुए हैं। तो यानी पूरी थ्योरी पलट गई। तो सोचो वो प्रस्थापित लोगों को तब कितना बड़ा झटका होगा ये कि उनका जो झूठ इतने वर्षों तक चल रहा था, वो झूठ जो है वो उजागर हो गया और जो लोग ये समझते थे कि अरे हम तो ऊपर के हैं, बाहर से आए हैं, इसलिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। उनको पता चला कि हम ही तो इस देश के मालिक हैं, हम ही यहाँ के सच्चे यानी भूदेव हैं। तो तब उनमें वो क्रांति की ज्योत कैसे जगी हुई होगी। तो ये एक बहुत ही यानी बड़ा संशोधन था तब का कि जब ये पता चला लोगों को, बहुजन लोगों को कि ये हमारी ही जमीन है, ये सब संसाधन जो है ये हमारे ही है। और तभी से फिर इतिहास की पढ़ाई जो है वो ज्यादा गौर करके लोग पढ़ने लगे। वो जो छुपा के रखा हुआ था वो सब खोद के निकालने लगे। तो हम ये देखते हैं, हम हमें पता है कि जितना भी हमने पढ़ा है, हमने भी बचपन में पढ़ा है ना इतिहास में कि आर्य जो है ये बहुत ही होशियार थे, बहुत ही प्रगत थे और यहाँ के लोग जो है ये बहुत ही यानी इतने अशिक्षित थे, इतने गए गुजरे थे कि उनको ये आर्यों ने अपने इसमें ले लिया, उनको मार डाला या फिर उनको अपने संस्कृति में सम्मिलित कर लिया और यहाँ के राजा बन गए। ये सब हमने जो सीखा है या फिर हमने जो इतिहास में पढ़ा है, ये तो सब झूठ है। क्योंकि रियल में तो हम देखते हैं, हम आज भी तर्क से नहीं हमने इतिहास पढ़ा, लेकिन हम तर्क से हम जान सकते हैं कि वो जो आई हुई टोलियां थी वो शिक्षित नहीं बल्कि क्या बोलते हिंसक, रानटी, जानवरों के जैसे की वो टोलियां थी। आज भी हम उनकी भगवानों की आरतियां सुने
तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? उन्होंने किसी का उद्धार किया? नहीं। उन्होंने किसी को उपदेश किया? नहीं। क्या किया? सिर्फ मार डाला। और वो भी कैसे मार डाला? किसी की छाती फाड़ के मार डाला, किसी की जांघें फाड़ के मार डाला, किसी का गला काट दिया। ये सुसंस्कृत इंसान का लक्षण हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि एक अच्छा संस्कार जिस पे पड़ा हो, वो इंसान कभी भी इतनी हिंसा के बारे में सोच ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहाँ के इतने दोगले सब नियम है कि एक तरफ तो हिंसा को प्रोत्साहित भी करना और दूसरी तरफ बोलना कि हमारा धर्म कैसा है, तो अहिंसा परमो धर्मः, ऐसा हमारा धर्म है। यानी मुंह में अहिंसा की बातें करना और कृति करते वक्त हिंसा करना। तो ये जो रानटी टोलियां थी, जिनको हम आर्य टोली बोलिए, आप वैदिक टोली बोलिए, कोई भी बोलिए, ये लोग जो थे, ये कतई सुसंस्कृत नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा होगा अगर अच्छा, तो वो हमसे सीखा है। इस देश के बहुजन लोगों से उन्होंने उन्होंने सीखा है। उनकी संस्कृति को अडॉप्ट किया और हमको विसंस्कृत कर दिया। हमको पूरी तरह से विस्थापित कर दिया। हमारी संस्कृति छीन ली, हमारे भगवान छीन लिए, हमारे हमारा अच्छा रहन-सहन, हमारा अच्छा खाना-पीना, हमारा सब कुछ अच्छा-अच्छा उन्होंने छीन लिया। और इस तरह की गुलामी हमको दे दी गई कि जिस गुलामी में हम कैसे-वैसे यानी जीते रहे अब तक। लेकिन वो झूठ जो है वो ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता, तो वो भी कभी ना कभी उजागर होता है। तो इस तरह से वो उजागर हुआ है। तो आदिवासी साहित्यिक जो है, वो भी अपना जो बीता हुआ कल जो है, वो बार-बार अपने साहित्य में प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो कभी रानी दुर्गावती को के बारे में लिखता है, कभी वो बाबूराव शेरमाके के बारे में लिखता है, नारायण सिंह उइके के बारे में लिखता है, जो बड़े-बड़े लोग हो चुके हैं, चाहे वो फिर राजकारण में हो, फिर धर्म कारण में हो, मुंशु जी है, यानी आदिवासियों में भी संत लोग हो गए हैं, आदिवासियों में भी अच्छे राजकारणी लोग हो गए हैं, राजे लोग हैं, ये गोंड राजा है, पूरा गोंडवाना इलाका है, तो ये सब हमें यही दिखाता है कि ये पहले संपन्न लोग थे, फिर अचानक उनमें ये दरिद्रता कहाँ से आ गई। पहले वो सभी अच्छे थे, आज भी है अर्थात, लेकिन अच्छे स्थिति में थे। आज मतलब उनकी जो स्थिति हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? तो ये उनके विचार चिंतन का ये विषय है आदिवासी साहित्यकों का। इसके बारे में वो ज़्यादातर आज बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा क्या हुआ? क्यों मिला? तो हमें हमें इतिहास जानना चाहिए। हमारे जो पराक्रमी लोग हुए हैं, उनको हमें जानना चाहिए और उन्होंने क्या-क्या किया। फिर उनका यानी भगवान बिरसा मुंडा हो या फिर ये सब तंट्या भिल्ल हो। हम जब छोटे थे तो वो ऐसे गाँव में आते थे, सोंग करने वाले जो लोग होते थे, तो उसमें वो कुछ यानी पुलिस का ड्रेस पहन के वो अंग्रेज़ों के 2 लोग थे और तंट्या भिल्लू को पकड़ के आते थे। तो हम तब डरते थे कि अरे ये तंट्या भिल्ल मतलब कौन है? तो लोगों को बताया जाता था दरोडेखोर है, ऐसा है, वैसा है। आज जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतना आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा इंसान और उनको क्या से क्या बना दिया। मतलब इतिहास ने, भारत के इतिहास ने जो हीरोज़ थे पहले के, उनको खलनायक बना के हमारे सामने पेश किया गया। तो उनका वो जो गिराया हुआ जो पर्दा है या फिर बुर्का जो उन्होंने डाला है, वो निकाल के सही मायने में इतिहास जानने के लिए आदिवासी साहित्यिक आज बहुत तत्पर हैं। वो खुद भी जानना चाहता है अपना इतिहास और जाना हुआ इतिहास अन्य लोगों को बताना चाहता है, जिसका माध्यम उन्होंने साहित्य को लिया है। तो इसी साहित्य के माध्यम से उन्होंने अपना जो पिछला जो दबा हुआ इतिहास है, वो उजागर करने का बहुत बहुत यशस्वी प्रयत्न किया है, क्योंकि आज के घड़ी में हम ये सब जान चुके हैं कि आदिवासी कितने महान थे, कितने पराक्रमी थे, कितने शूरवीर थे। हम राजा रावण के बारे में भी जान सकते हैं। इतना इतना यानी ये किया जाता है कि रावण को दहन किया जाता है। आज अगर हम हमारे तर्क बुद्धि से काम ले, तो हम सोच सकते हैं कि जिस औरत को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, उस इंसान को हम जला रहे हैं। तो एक दिन तो ज़रूर वो आएगा कि लोग
सही में जलाना बंद कर देंगे, जब उनकी तर्क बुद्धि जागृत होगी, जब उनकी विवेक बुद्धि जो है वो जागृत होगी, और वो आज ना कल होगा ही। हमको ही करना है, हम ही वो आगे करेंगे, हम नई पीढ़ियों को बताएंगे अपने माध्यम से कि किस तरह से इतिहास था और कितना उज्जवल इतिहास था, और वो इतिहास पुनः और यानी पुनः दोहराने के लिए हम कैसे तत्पर होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जैसे जो संशोधक हैं, वो समाज को एक दिशा दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपने इतिहास को बार-बार लिखना, उसको पढ़ना और आने वाली जो जनरेशन है, उनको सही इतिहास बताना कि जो आपके सामने जो आया है, वो गलत था। अभी आप तर्क लगाना सीख गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है, अब तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। जब तर्क के आधार पर बात होगी, तो इस देश में तरक्की बहुत जल्दी होगी। इस देश में हर दिशा में हम देखेंगे कि मूल्यवासी बहुजन समाज का जो है हर तबके के लोग यहाँ पर अपना जो है अस्तित्व साबित कर रहे हैं। आपका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज को दिशा देने वाला है। आपने ये जो हमारे साथ बातें शेयर की, उसके लिए मैं एमएनटी की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही कम समय होता है कि एक आपका इतने बड़े संशोधन को हम 1 घंटे में उसको अपने सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कम समय में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। साथियों ये है डॉक्टर मृदुला रायपुरे, जिनका संशोधन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम और एक संशोधन के साथ उनके संशोधन को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू। स्वयं सिद्ध होना निरंतर कृति, ज्ञान धन नीति प्रयासों की। विद्या बिन सारे पशु के समान, आराम हराम विद्या बिना। शूद्र अति शूद्र दुख को हराने, अवसर जाने अंग्रेजी का। पढ़ो रे अंग्रेजी जाति भेद छोड़ो, भांडा भी फोड़ो ब्राह्मणों का। भांडा भी फोड़ो ब्राह्मणों का। स्वयं सिद्ध होना निरंतर कृति, ज्ञान धन नीति प्रयासों की। ज्ञान धन नीति प्रयासों की।